हेलो। हाँ, बना लिए सब लोग? आइए। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? मतलब सेडलर आयोग, हंटर कमीशन आयोग, मैकाले आयोग, वुड डिस्पैच, इसमें से किस आयोग में यह सिफारिश किया गया था कि जो भर्ती होगा वह योग्यता के आधार पर होगा? जैसे बिहार एसआई, बीपीएससी, हर भर्ती तो योग्यता के आधार पर ही होता है। वैसे ही जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो है आपको शुरुआती वर्षों में कंपनी के अधीन, अंग्रेजी कंपनी के अधीन जो नियुक्तियां होती थी उसमें अंग्रेजों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। अंग्रेजों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता किया करता था उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। योग्यता को आधार नहीं बनाया जाता था। लेकिन शिक्षा को लेकर गठित आयोगों में एक आयोग था, मैकाले आयोग, जिसका गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग का गठन हुआ। मैकाले आयोग ने ही यह सिफारिश किया, कंपनी के अधीन जो नियुक्तियां होती है उन नियुक्तियों में, कंपनी के अधीन जो नियुक्तियां होती है उन नियुक्तियों में योग्यता को आधार बनाया जाएगा। और इससे पहले जो रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर या अन्य आधारों पर भेदभाव होते थे, उस भेदभाव को समाप्त करके योग्यता को आधार बनाते हुए योग्यता के आधार पर कंपनी के अधीन नियुक्तियां किया जाएगा। योग्यता के आधार पर कंपनियों के अधीन नियुक्ति किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको मैकाले आयोग। फिर आपको सेडलर आयोग है, इसका संबंध शिक्षा से है। सेडलर आयोग का गठन 1917 में। सेडलर आयोग के गठन की अगर हम लोग बात करें तो जो सेडलर आयोग है, सेडलर आयोग का गठन जो है आपको 1917 में हुआ है। डॉक्टर माइकल सेडलर की अध्यक्षता में सेडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ है और इसने भारत के विभिन्न शहरों में विश्वविद्यालय के गठन को लेकर सिफारिश किया और इसी के सिफारिश पर 1917 में पटना विश्वविद्यालय का निर्माण, फिर आगे चलकर बंगलुरु में, लखनऊ में, अहमदाबाद में तथा भारत के अन्य कई शहरों में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। हंटर कमीशन, एगो हंटर कमीशन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से रिलेटेड, लेकिन एगो हंटर कमीशन है शिक्षा से भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड जो हंटर कमीशन है उसका गठन हुआ है 1919 में और शिक्षा से संबंधित जो हंटर कमीशन है उसका गठन हुआ है 1882 में। उसका गठन हुआ है 1882 में। और हंटर कमीशन जो कि शिक्षा से रिलेटेड है उसने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में कैसे बेहतरी किया जा सके, माध्यमिक शिक्षा में कैसे बेहतरी किया जा सके, इसको लेकर सिफारिश हंटर कमीशन ने किया।
वुड डिस्पैच, लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ और उस आयोग ने जो सिफारिश दिया उसी को कहा जाता है वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच की सिफारिशें 1854 में आई है। वुड डिस्पैच की सिफारिशें कब आई है? 1854 में। और शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्योंकि वुड डिस्पैच में ही लगभग हर प्रकार की शिक्षा की बात की गई थी। भारतीय भाषा में भी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में भी शिक्षा, महिला शिक्षा, पुरुष शिक्षा, प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की बात, प्राथमिक स्तर की शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की बात जो है आपको वुड डिस्पैच में की गई थी। समझ गए? वुड डिस्पैच में जो है आपको की गई थी। और वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। आगे, निम्न में कौन मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने? कौन मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने? देखिए, भारत में 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी ही हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दूसरा आपको पीवी नरसिम्हा राव है, ये देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तीसरा आपको एचडी देवगौड़ा है, ये देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। चौथा विश्वनाथ प्रताप सिंह है, ये देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पांचवा चौधरी चरण सिंह है, ये देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और छठा मोरारजी देसाई है, ये देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है मुंबई प्रांत के जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मोरारजी देसाई भी है, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी है, चौधरी चरण सिंह भी है और पीवी नरसिम्हा राव भी है। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, कोई भी विधेयक जब संसद द्वारा यानी लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, कोई भी विधेयक जब संसद यानी लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर मंजूरी रोक ले। और अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी मंजूरी रोकता है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया। राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया। राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया। तो राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया। राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया। वीटो 4 प्रकार का होता है: निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, आत्यांतिक वीटो और विशेषित वीटो। भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन अन्य 3 वीटो, निलंबनकारी, पॉकेट, आत्यांतिक, ये सब वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति ना दे, एक यह अधिकार है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। और राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में करता है। गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में करता है। विधेयक 2 प्रकार का होता है, सरकारी और गैर सरकारी। भारत सरकार के मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है वो सरकारी, सामान्य संसद सदस्य द्वारा जो विधेयक लाया जाता है वो गैर सरकारी। सरकारी विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करते हैं। गैर सरकारी विधेयक पर राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करते हैं, मतलब विधेयक को स्वीकृति देने को लेकर रोक लगा देता है। इसके बाद राष्ट्रपति को दूसरा अधिकार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को दूसरा अधिकार यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाता है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। इसके बाद
जो है आपको अगला है, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर न स्वीकृति देगा न उसे अस्वीकार करेगा, बल्कि राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेगा। मतलब राष्ट्रपति कोई भी निर्णय नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रपति उसे अपने पास रख लेगा, राष्ट्रपति उसे अपने पास रख लेगा। अगर ऐसा राष्ट्रपति करते हैं तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। और आज तक के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हुए जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। और एक बात, हाँ समझिएगा, अगर राष्ट्रपति, एक बात हम आपको यह बतलाना चाह रहे थे कि जैसे क्या है जानते हैं, जैसे अमेरिका के संविधान में है कि अमेरिकी संसद को हम लोग कहते हैं कांग्रेस। अमेरिकी संसद द्वारा पारित विधेयक जब अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति अधिक से अधिक 10 दिन तक उसको रोक कर रख सकता है। 10 दिन में स्वीकार करना है स्वीकार कीजिए, अस्वीकार करना है अस्वीकार कीजिए। लेकिन जो है आपको भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान इसको लेकर मौन है। मतलब भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको जितना दिन मन हो सकता है जितना दिन मन हो सकता है उतना दिन अपने पास रख सकता है, निर्णय नहीं देगा। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। तो अगर राष्ट्रपति ऐसा करता है तो माना जाता है राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। अगर समझे तो उत्तर बताइए क्या हो? पॉकेट वीटो ना? हाँ ठीक है। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लाया जाता है तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लाया जाता है तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जैसे केंद्र में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद। जैसे केंद्र में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद, वैसे ही राज्य में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है, राज्यपाल आता है। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उस पर अपनी मंजूरी देता है, तभी वह कानून बन पाता है, नहीं तो वो कानून नहीं बन पाता है। तो होता यह है विधानसभा और विधान परिषद द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, मतलब राज्य विधायिका द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, मतलब राज्य विधायिका द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, तो फिर वह विधेयक जाता है राज्यपाल के पास। फिर जब विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे सकता है। यह अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल को यह भी अधिकार है
कि वह उसे पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। और राज्यपाल को यह भी अधिकार है, राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वह उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार देता है अनुच्छेद 201। देखिए, जो राज्यपाल होता है वो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसी वजह से राज्यपाल को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 यह अधिकार देता है कि वह विधेयक को पारित ना करे, बल्कि उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले और विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे। तो राज्यपाल को ये सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो एक नंबर में है, राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। हाँ, ये भी अधिकार है राज्यपाल को। राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। हाँ, ये भी अधिकार है। राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हाँ, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। हाँ, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। भारत के कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध के रूप में नहीं चुने गए हैं? देखिए, वर्तमान समय तक अगर देखा जाए तो वर्तमान समय तक भारत में 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय तक अगर देखा जाए तो वर्तमान समय तक भारत में 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरा है शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। ये तीनों ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। इस ऑप्शन में वीवी गिरी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। वीवी गिरी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, मतलब आंसर हो जाएगा बी। और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी बने हैं। वीवी गिरी की अगर हम लोग बात करें तो वे उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी बने हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे कम मतों के अंतर से चुनाव वीवी गिरी ही जीते हैं और द्वितीय वरीयता के मत से चुनाव जो है आपको ये जीते हैं। समझ गए? कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। सही है या गलत? सही है। अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को पढ़िए। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3 यही कहता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद का अस्तित्व में रहना या नहीं रहना लोकसभा के बहुमत के ऊपर निर्भर करता है। जब तक केंद्रीय मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक केंद्रीय मंत्री परिषद अस्तित्व में रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे मोदी जी है, मोदी जी का अपना मंत्री परिषद है। मोदी जी का मंत्री परिषद तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक मोदी जी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। 2014 ईस्वी से लगातार मोदी जी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो 2014 ईस्वी से मोदी जी लगातार 2014 ईस्वी से मोदी जी लगातार जो है आपको बने हुए हैं सत्ता में। सही है ये। यदि कोई मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है तो उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। हाँ, देखिए, बैठक मंत्रिमंडल की होती है और मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता है, बल्कि उसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया जाता है। अगर मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से कोई मंत्री असहमत है तो उसे सहमत होना पड़ेगा। अगर वो असहमत ही है तो उसके लिए एकमात्र उपाय है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये भी सही है। जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों का त्यागपत्र देना होता है, परंतु जो मंत्री राज्यसभा से है उसे त्यागपत्र नहीं देना होता है। गलत है। मंत्री लोकसभा का हो या मंत्री राज्यसभा का हो, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा से नहीं देगा। राज्यसभा से जो मंत्री है वो नहीं देगा। मतलब पीयूष गोयल राज्यसभा का सदस्य है और मंत्री है तो त्यागपत्र नहीं देगा, ऐसा कोई बात नहीं। उसको भी देना पड़ेगा और देना पड़ता है और देता है। गलत है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्री परिषद की सलाह मान्य है तो बात नहीं है। नहीं है बात। सही है। आंसर हो जाएगा सी। क्या जिसको दिक्कत है खड़ा होकर तो पूछिए ना।
खड़ा होकर के पूछिए ना, बताते हैं। इधर आइए, यहाँ आइए ना, वहां से आवाज थोड़े सुनेंगे। बोलिए। ओ ठीक है, मतलब हम बोल दिए। ओ ओ अथी करना है। सॉरी, हम गलती बोल दिए। पिछले बार था लगता है, पिछले बार था ना। इस बार लोकसभा का चुनाव जीता है। चलिए आइए। राज्य परिषद के जगह पर, और हाँ एगो बात गलती बोल दिए थे, पीयूष गोयल जो है पिछली बार राज्यसभा से सदस्य थे, इस बार लोकसभा के सदस्य बन गए। ठीक है, ठीक है, आगे आइएगा। राज्य परिषद के जगह राज्यसभा और जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया? देखिए, आज जिसे आप राज्यसभा कहते हो उसे पहले राज्य परिषद कहा जाता था। आज जिसे आप लोकसभा कहते हो उसे पहले जनता का सदन कहा जाता था। राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा 1954 में किया गया और जनता के सदन का नाम बदलकर लोकसभा भी 1954 में किया गया। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई? देखिए, राजस्व प्रणाली मतलब कर में सुधार, मतलब वित्तीय विभाग में सुधार, वित्तीय विभाग में सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने वित्तीय व्यवस्था में सुधार और वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज नामक विभाग का गठन किया। दीवान मुस्तखराज नामक विभाग का गठन किया। फिर दीवाने कोही है, दीवाने अर्ज है, दीवाने इंसा है। दीवाने इंसा शाही पत्राचार विभाग से संबंधित है। दीवाने इंसा शाही पत्राचार विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है और दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित है। दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित है, समझ गए। और इसमें दीवाने कोही का गठन कौन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज का गठन कौन किया? बलबन। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 89 यह कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 80 है, यह कहता है संसद का एक सदन राज्यसभा होगा। और राज्यसभा की संरचना के विषय में हमें अनुच्छेद 80 बतलाता है। मतलब राज्यसभा में कितना सीट है, कितना सीट राज्यों को दिया गया है, कितना केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है, ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें अनुच्छेद 80 देता है। फिर अनुच्छेद 81 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 81 हमें लोकसभा के विषय में बतलाता है और लोकसभा की संरचना के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 93 यह कहता है लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। और जो है आपको लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमी प्रकरण है। यह युक्ति किसकी है? मेजनी की है। मेजनी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में चीजों को समझाते हैं, समझिए। देखिए, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यह बात अनुच्छेद 124 में कहा गया है।
और अनुच्छेद 124 के प्रावधानों के तहत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। और भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश है। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। 33 अन्य न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर किसी भी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, किसी भी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है और यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तब की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है। मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद तब रिक्त होगा जब उनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है। तब रिक्त समझा जाएगा जब मुख्य न्यायाधीश काम करने में असमर्थ हो जाता है। तब रिक्त समझा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं। तो इन सभी स्थितियों में यह माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है और फिर इस स्थिति में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपको की जाती है। समझ गए? पहला सही है या गलत? सही। दूसरा, सही है। आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल प्रशासन काल में निम्न में से एक घटित नहीं हुआ है। देखिए लॉर्ड डलहौजी की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856। 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी के समय हम कौन सी घटना घटित नहीं हुई? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध यह घटित हुआ है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो यह 1851-52 में हुआ है। यह 1851-52 में हुआ है। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का बिछाया जाना, यह अगर आप देखिएगा तो यह 1854 में हुआ है। बंबई से थाने तक रेलवे का खोला जाना, यह हुआ है 1853 में। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, यह कब गठित हुआ? 1922 ना। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1922 में। और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1922 में हुई है यह लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ है। लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ है। लॉर्ड रीडिंग का कालखंड है 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉर्ड रीडिंग है इनका कालखंड है 1921 से 26। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। और भारत में जितने भी वायसराय हुए सभी ईसाई थे, लेकिन एकमात्र वायसराय लॉर्ड रीडिंग हुए जो कि आपको यहूदी थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिद्धू और कान्हू कौन से समुदाय के थे? सिद्धू और कान्हू संथाल समुदाय से थे। और उन दोनों के नेतृत्व में एक विद्रोह भी 1855-56 ईस्वी में किया गया था जिसे हम लोग संथाल विद्रोह कहते हैं। तो संथाल समुदाय से। इनमें कहां पर संघात्मक सरकार नहीं है? ब्रिटेन में संघात्मक सरकार नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन में संसदीय और एकात्मक, ब्रिटेन में संसदीय और एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। ब्रिटेन में संसदीय और एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। बाद बाकी में किसी न किसी रूप में संघात्मक शासन है, चाहे थोड़ा बहुत या पूर्णतः। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुरा स्थल के खुदाई से मिले बड़ी संख्या में स्त्री मृण्मय मूर्तियां से यह अनुमान लगता है कि इस सभ्यता में मातृसत्तात्मक प्रभावशाली थी। देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे जो है आपको उन लोगों के विषय में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य से, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। मतलब खुदाई से, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब खुदाई से जो वस्तु की प्राप्ति हुई है वहीं से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी मिलता है। और खुदाई से भारी संख्या में स्त्री की मृण्मय मूर्ति मिली है, स्त्री की मिट्टी की मूर्ति मिली है, स्त्री की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जो इस और इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था। और हड़प्पा सभ्यता से जो प्रमाण मिले हैं उस प्रमाण से मतलब जानवर का हड्डी सब मिला है, मछली का कांटा सब मिला है, मछली का कांटा मिला है, जानवर का हड्डी मिला है। तो ये सब इस और इंगित करता है कि इस सभ्यता के लोग मांसाहारी भी हुआ करते थे, शाकाहारी के साथ साथ इस सभ्यता के लोग मांसाहारी भी हुआ करते थे। इस सभ्यता के लोग फल फूल तो खाते ही खाते थे, साथ ही साथ मांस मछली भी खाते थे। और उत्खनन से जो है एक स्टेडियम भी मिला है, मतलब खेल से भी ये लोग जुड़े थे, मनोरंजन के लिए जो है आपको ये लोग शिकार किया करते थे, मनोरंजन के लिए ये लोग जो है शिकार किया करते थे, फिर जो है जानवरों को लड़ाया करते थे। ये सब चीज का प्रमाण जो है आपको मिला है। बताइए क्या होगा? सब सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कुरु की राजधानी बेराट या विराटनगर? गलत है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी चंपा, सही है। गंधार की राजधानी तक्षशिला, सही है। मगध की राजधानी राजगीर, सही है। देखिए आप सब लोग जानते हैं, इतिहास अगर पढ़े होंगे तो जैसे 2024 में भारत में 28 प्रांत है, 28 राज्य हैं, वैसे ही 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 प्रांत हुआ करता था, 16 राज्य हुआ करता था, जिसे महाजनपद कहा जाता था। वही ये सब महाजनपद है, कुरु, अंग, गंधार, मगध, ये सब जो है आपको महाजनपद है। ये सब क्या है आपको? महाजनपद, ये सब महाजनपद है, समझ गए। और जैसे आज हर राज्य की अलग अलग राजधानी नगर है, वैसे ही अलग अलग महाजनपद की जो है आपको अलग अलग राजधानी नगर हुआ करती थी। और अगर आप 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बिहार की बात करेंगे तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बिहार में 3 महाजनपद हुआ करता था, अंग, वज्जी और मगध, अंग, वज्जी और मगध। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इस बात की जानकारी अगर देखा जाए तो इस बात की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? देखिए भारत के सबसे पूरब में म्यांमार है, ये आपको म्यांमार की सीमा है, ये म्यांमार की सीमा है। म्यांमार को अगर हम लोग देखें तो म्यांमार जो है 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है। म्यांमार जो 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर असम की आप बात करेंगे तो असम म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाती है। असम जो है आपको बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, और असम जो है आपको भूटान के साथ सीमा बनाती है। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असम। मेथन, बाला पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? मेथन, बाला पहाड़ी और तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। देखिए दामोदर नदी, झारखंड की प्रमुख नदियों में एक दामोदर नदी का जिक्र आता है। दामोदर नदी और दामोदर की सहायक नदियों पर आजाद भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। और आजाद भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर किया गया है, उसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं।
दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर पंचायत बांध, दामोदर की सहायक बराकर नदी पर मैथन बाला पहाड़ी और तिलैया बांध, और कोनारी नदी पर कोनारी बांध, और कोनारी नदी पर जो है कोनारी बांध का निर्माण जो है आपको किया गया है। समझ गए। मुगल कालीन कृषक खुदकास्ट किसान के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में अगर आप देखेंगे तो किसान कई प्रकार के होते थे। मुख्यतः किसान 3 प्रकार के होते थे: खुदकास्ट, पाहीकास्ट, मुजारियन। खुदकास्ट, पाहीकास्ट और मुजारियन। इसमें खुदकास्ट किसान के विषय में आपको जानना है। देखिए, आप देखेंगे भारतवर्ष में कुछ किसान ऐसे होंगे जिसके पास अपना जमीन है, अपना खेती बाड़ी करता है। कुछ किसान ऐसे होंगे जिसके पास अपना जमीन नहीं है, खेत बटिया पर लेकर करता है। कुछ किसान ऐसे हैं जो अपने गांव से अलग हट करके दूसरे गांव में जाकर के किसानी का कार्य करते हैं। तो खुदकास्ट किसान, खुदकास्ट किसान ये वैसे किसान होते थे जिनका अपना जमीन होता था, वो अपने गांव में रह करके अपने जमीन पर खेती किया करते थे, वही खुदकास्ट किसान हुए। और खुदकास्ट किसान अपने जमीन का मालिक समझा जाता था। खुदकास्ट किसान जो है अपने जमीन का मालिक समझा जाता था। समझ गए। तो इसमें जो है पहला है, खुदकास्ट वैसे किसान थे जिनकी भूमि उनके निवास के गांव में थे, जिस पर वे खेती करते थे। हाँ, खुदकास्ट किसानों पर अपने जमीन पर अस्थायी अधिकार थे। वे जमीन पर खेती कर सकते थे परंतु उसे बेच नहीं सकते थे। गलत है ये। खुदकास्ट किसान का सब अधिकार था अपने जमीन पर, वो कुछ भी कर सकता था। मुगलकालीन सरकारी दस्तावेजों में खुदकास्ट किसान को मालिक के जमीन कहा गया। हाँ, खुदकास्ट किसान अपने जमीन का मालिक समझा जाता था। मालिक के जमीन इसलिए कहा गया है। सही बात है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। लॉर्ड डलहौजी के किस साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय समाज में असंतोष की भावना जाग उठी और यह असंतोष 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार किया? 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार किया। पहला है, गोद निषेध नीति के तहत डलहौजी ने निसंतान राजाओं को अपना उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा समाप्त कर दी। सही है या गलत? सही है ना? हो 1856 में डलहौजी ने प्रशासनिक कुशलता का बहाना बनाकर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध पर अधिकार कर लिया। सही है या गलत? सही है। डलहौजी का सबसे विवादास्पद कार्य था मुगल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा करके किया कि बहादुर शाह के बाद सभी मुगल को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। हाँ, किया था। सब सही है। ठीक है। ये सब 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया है। 1857 के विद्रोह के पृष्ठभूमि को ये सब घटना जो है आपको तैयार किया है। थोड़ा थोड़ा समझिए। देखिए, आपको विशेष तौर पर औरंगजेब के बाद सब तो अयोग्य मुगल बादशाह सभी हुए और उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे जो है भारत को अपने अधीन कर लिया। तो डलहौजी को जब 1848 में भारत भेजा गया था तो डलहौजी को यह कहा गया था कि आपको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। डलहौजी को खुली छूट दी गई थी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने को लेकर। डलहौजी भारत आए तो भारत का उन्होंने अवलोकन किया तो उन्होंने यह पाया भारत में अधिकतर देशी रियासत के राजे महाराजे ऐसे हैं जिनका अपना संतान नहीं है। वे अपने निधन से पहले किसी को गोद ले लेते हैं और उसे अपना पुत्र घोषित कर देते हैं और उसे अपना राज्य दे देते हैं। तो डलहौजी को लगा कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि वैसे राजा जिनके अपने संतान नहीं है, उनके निधन होने के बाद उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, उन्हें पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो सिंपल तरीका से अधिकतर देशी रियासत को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो
जो है आपको, तो जो है आपको डलहौजी ने जो यह घोषणा किया, भारत के देशी रियासत के वैसे राजे महाराजे जिसके पास अपना संतान नहीं है वो पुत्र गोद नहीं लेगा, उन्हें पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं है। यही गोद निषेध प्रथा कहलाता है। यही गोद निषेध प्रथा कहलाता, मतलब गोद नहीं लेने का अधिकार। ये डलहौजी किया है और इससे भारत के देशी रियासत के कई सारे राजे महाराजे जो है नाराज हुए और फिर वे 1857 के विद्रोह का जो है एक कारण बना था। समझ गए। आगे है अवध। अवध एक बड़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अवध कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता था। तो अंग्रेज यह चाहता था कि अवध पर भी अंग्रेजी कंपनी का कब्जा हो, अवध पर भी अंग्रेजी कंपनी का कब्जा हो। लेकिन अवध में गोद निषेध प्रथा लागू नहीं होता था, क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह का अपना बेटा था बिरजिस कादिर। तो अवध के ऊपर जो है गोद निषेध प्रथा लागू नहीं होता था। तो अवध के ऊपर जो है कुप्रशासन का आरोप लगाया गया, मतलब शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा है, और उसी आधार पर अवध को मिलाया गया। और इसी वजह से अवध की रानी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी थी, और उनका बेटा बिरजिस कादिर भी 1857 के विद्रोह में कूद पड़ा था। ये भी एक कारण है। 1857 के विद्रोह के पृष्ठभूमि को तैयार करने में एक कारण ये भी है। इसके बाद देखिए, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को काफी अपमानित किया। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को जो है काफी अपमानित किया। और उसी में लॉर्ड डलहौजी ने तो यह कहा कि मुगल परिवार से जुड़े लोग अब जो है लाल किला में नहीं रहेंगे, बल्कि कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। ये तो एक प्रकार से अपमानित करना ही हुआ। फिर जो है लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि मुगल बादशाह अब बादशाह नहीं कहलाएंगे, बल्कि शहजादा कहलाएंगे। तो ये सब के जरिए तो अपमानित ही करने का काम किया गया था। ये सब चीज भी जो है 1857 के विद्रोह के पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो ये सब कारण है 1857 के विद्रोह के पृष्ठभूमि को तैयार करने में। चलिए अब आगे आ जाइए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना किया? जौनपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरा भाई जूना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर शहर को स्थापित किया था। इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर के 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दिया गया था? गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसे जो है आपको 1931 के कराची अधिवेशन में स्वीकृति दिया गया था। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी? देखिए, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे ना, तो गांधी जी उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत 1915 में आए थे, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी ने भारत के युवाओं से यह गुजारिश किया कि वे ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के ब्रिटिशों को मदद करें प्रथम विश्व युद्ध में। और गांधी जी के कहने पर भारी संख्या में भारतीय युवा ब्रिटिश सेना में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को मदद भी किया। और इसी वजह से गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। लेकिन आगे चलकर असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ बुरा बर्ताव अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, तो इसी को देखते हुए असहयोग आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी ने जो है आपको केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दिया। असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन 1962 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? वीके कृष्ण मेनन। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
और यह युद्ध 21 अक्टूबर 1962 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी 1893 में गए थे, और 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो दक्षिण अफ्रीका में वे ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, और उसी क्रम में जो है उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया गया था सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं बुतरस बुतरस घाली। बुतरस बुतरस घाली। यूथांट म्यांमार के हैं, ये पेरू के हैं, ये दक्षिण कोरिया के हैं। दक्षिण कोरिया एशिया में पड़ता। बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं, ये एशिया महादेश के हैं। जेवियर पेरीज डी कुरियार पेरू के हैं। दक्षिण अमेरिका। यूथांट म्यांमार के हैं, एशिया। बुतरस बुतरस घाली जो है मिस्र के हैं, वही प्रथम अफ्रीकी महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव है ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, और वर्तमान के हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। दीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश द्वारा हेराल्ड विल्सन के द्वारा किया गया था। हाँ, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाला देश ब्रिटेन है। हाँ, भारत सरकार द्वारा 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। हाँ, डी सब सही है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हाँ, ब्रह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर, ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों सही है। कौन सा युग सही सुमेलित है? सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम सही है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश सही है। तिरुपति मंदिर तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश सही है। आंध्र प्रदेश में। अच्छा रुकिए ना, दिलबारा मंदिर पुरी नहीं, कहां है? राजस्थान। हैदराबाद में है। सुनिए, यहां पर क्वेश्चन में ही थोड़ा सा एरर है। यहां पे क्या होगा? सही नहीं है, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी। भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1986 में। कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? सेंटोस, ब्राजील में है। निर्माण के दृष्टि से कौन सा भाग हिमालय की नवीनतम रचना है? शिवालिक, सबसे नया रचना है शिवालिक। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्रद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? प्रद्वीपीय भारत की नदियां बरसाती है तथा यह जल के लिए मानसून पर ही आश्रित है। हाँ, प्रद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी है। हाँ, प्रद्वीपीय भारत की नदियां अपने वृद्धावस्था में पहुंच गई है। हाँ, एबीसी सही है, आंसर हो जाएगा डी। प्रद्वीपीय भारत की सभी नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर है। नहीं, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, गोदावरी कृष्णा कावेरी पूरब की ओर बहती है। तो प्रद्वीपीय भारत की नदियों का प्रवाह सिर्फ पश्चिम की ओर नहीं है, बल्कि पश्चिम और पूरब दोनों दिशा में है। निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी? उस समय के भारत के जितने भी प्रमुख वकील थे, गांधी जी के कहने पर सब वकालत करना छोड़ दिया था। आसफ अली, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किजलू, टी प्रकाशम, सब छोड़ दिया था। 1 2 3 4। चलिए, जोजिला दर्रा बृहद हिमालय, बनिहाल पीर पंजाल, फोटुला जॉस्कर, खारदुंगला लद्दाख श्रेणी। आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। प्रद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक से लेकर पूरब में राजमहल की पहाड़ी और पश्चिम में गुजरात के गिर पहाड़ी से लेकर दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी तक है।
तो इसमें गलत है सी नंबर। पश्चिम में महादेव श्रेणी नहीं बल्कि गुजरात में स्थित गिर पर्वत श्रेणी तक है। गिर पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। गिर पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। कौन निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? महादेव, ये मध्य प्रदेश में है, बाद बाकी सब महाराष्ट्र में है, केवल 2। ये मध्य प्रदेश में है, बाद बाकी सब महाराष्ट्र में है, केवल 2। हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन 2 श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी गुजरती है? लद्दाख और जौस्कर। लद्दाख और जौस्कर से होकर गुजरती है। प्रद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, गोदावरी की अगर हम लोग बात करें तो 1465 किलोमीटर, और कावेरी की अगर हम लोग बात करें तो 800 किलोमीटर। क्या हो जाएगा उत्तर? डी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राउरकेला सोवियत संघ नहीं। राउरकेला कहां है? ये राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में है और यह जर्मनी के मदद से बनाया गया। भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में। यह रूस के मदद से बनाया गया। दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। यह ब्रिटेन के मदद से बनाया गया है। कौन सा सुमेलित है? इनमें से कोई नहीं। मेट्रो रेल जोन का मुख्यालय कहां स्थित है? कोलकाता। मेरियाना खाई प्रशांत महासागर में है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। यह विश्व की सबसे गहरी खाई है। जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? बृहद ज्वार। हमारे सौरमंडल में कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में सही है। ये क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन के यौगिक जैसे मीथेन से भरपूर है, सही है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक और शेष बाहरी ग्रह है, नहीं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए रुक जाइए 1 मिनट, हमको आज निकलने दीजिए, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। सब रोज आप ही लोग ने पहले निकलते हैं, आज हमको निकलने दीजिए पहले।